कैन यू हियर माई वॉइस? आवाज आ गुड रही? मॉर्निंग सर। यशिका कैसे हो यस बेटा? सर। यशिका ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। ये यश गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। यशिका के पीछे सब्जी वाला हर वक्त रहता है ना? अच्छा, सर पता नहीं जिस टाइम आप आते हो उसी टाइम आ जाता है। हम दोनों का टाइमिंग मैच करता है। ओके फाइन। ओके, हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम से करना था, राइट? ड्रेनेज सिस्टम से करना था ना, राइट? यहीं से स्टार्ट करना था। यस सर। यस सर। यशिका, यस। ड्रेनेज सिस्टम होता क्या? पहले आप ही बता दो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? बताओ। अरे जो आता है वो बता दो भाई, गलत हो गया तो क्या होगा? सर जो पानी पहाड़ों से मेल्ट होके आता है वो रिवर्स और उनमें मिक्स हो जाता है अच्छा उसे। अच्छा, जो पानी पहाड़ों से मेल्ट होकर आता है रिवर्स वाला में मिक्स हो जाता है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। जो घर के पास जो नाली है वो ड्रेनेज नहीं है? हाँ सर वो भी है। अच्छा, तो मतलब एनीथिंग दैट गोस एंड फॉल्स इनटू समथिंग एल्स, राइट? कहीं से आया और यस कहीं सर। जाकर गिरा, है ना? तो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले सब आ गए यार। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो ज्वाइन मत करना, टॉपिक इन बिटवीन है, आपकी क्लास बाद में लगेगी। जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज लॉग आउट कर लेना, ठीक है? न्यू स्टूडेंट्स, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो न्यू है? ओके, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं। जब सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ वेरियस ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो गया? वेरियस ऑर्डर का कुछ छोटे होंगे, ठीक है, कुछ बड़े होंगे, साइज इनका बड़ा होगा, ठीक है, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ वेरियस ऑर्डर ड्रेनिंग रेन वाटर एंड ग्लेशियर मेल्ट। अब क्या होगा? या तो वो सत्या, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? सत्यार्थ, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर। इज दिस योर फर्स्ट क्लास सत्यार्थ? अभी पहली क्लास है? यस सर, जियोग्राफी की सब पहली क्लास है। सत्यार्थ अभी आप लॉग आउट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है? ये बहुत आगे टॉपिक निकल चुका है, आपका टॉपिक स्टार्टिंग से फैकल्टीज कराएंगे, ठीक है? ठीक ओके है, सर। ये आगे हो चुका है। और मैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस है नहीं करने की जरूरत सर, नहीं है जो रिकॉर्डेड वीडियोस है मुझे। भाई, ये करने की जरूरत नहीं, आपके टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियो से क्यों कवर करोगे ना? ठीक है, वैसे बैठना है तो बैठ जाओ, वैसे इट इज अबाउट टू एंड, ठीक है? ज्योग्राफी एंड होने वाला है, तो बीच में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे आपको बैठना है तो बैठ जाओ, इट्स अप टू यू, ठीक है? ओके, ड्रेनेज ओके सिस्टम, सर। ठीक है? ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम जैसे इन्होंने बोला था, यशिका ने बोला था ग्लेशियर मेल्ट से हो सकता है। ग्लेशियर मेल्ट, अभी ग्लेशियर मेल्ट क्या होते हैं? जब पहाड़ों के ऊपर जो आइसेस होते हैं वो मेल्ट हो जाती है और वहां से पानी नीचे आता है, ठीक है? या रेन वाटर से हो सकता है, ठीक है? अब ग्लेशियर मेल्ट या रेन वाटर से एक एरिया में वाटर का फ्लो होता है एंड वो ड्रेन होता है, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब ड्रेनेज सिस्टम को ओरिएंटेशन के बेसिस पे मतलब उसके डायरेक्शन के बेसिस पे उसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब किस जगह जाकर गिर रहा है। अगर इंडिया को बनाऊं, अगर मैं इंडिया का मैप ऐसे करके ड्रॉ करूं, यहाँ पे क्या आता है ध्रुव? सारे हेडफोन्स में जुनैद बताओ, क्या आप यहाँ पे क्या आता है? इस साइड में
क्या आता है यहाँ पे? अरेबियन सी, और इधर क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। तुम गधे 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 हो सारे के सारे। क्लास You are now muted. अभी बाद में रखना, You are now unmuted. ठीक है, फाइन, ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब भाई जुनैद अनम्यूट कर ले। यस सर। यार या तो पानी जाके अरेबियन सी में गिर सकता है, या तो पानी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। इधर तो रुकने का सवाल नहीं उठता। अगर रुकेगा भी तो ऐसे नहीं हो सकता कि 1 ईयर के लिए यहाँ पे पानी रुकेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ओरिएंटेशन के बेसिस पे या तो जाके वो अरेबियन सी में फॉल होगा, या तो जाके वो बे ऑफ बंगाल में फॉल होगा, ठीक है। इसलिए हम ड्रेनेज सिस्टम के ओरिएंटेशन, द डायरेक्शन इन विच इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जो पानी अरेबियन सी में फॉलो होगा हम उसको कहेंगे उसका ओरिएंटेशन अरेबियन, उस ड्रेन का ओरिएंटेशन अरेबियन सी की तरफ है, और जो पानी बे ऑफ बंगाल में फॉलो होगा उसमें हम ये कहेंगे उस ड्रेन का ओरिएंटेशन बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है। यस सर। और अगर मैं ओरिजिन के बेस की बात करूं, ओरिजिन के बेस में बहुत सिंपल है भाई, या तो वो हिमालय के ऊपर से ओरिजिन होगा, हिमालय ग्लेशियर्स मेल्ट करके आएंगे, या वो पेनिसुलर रीजन से ओरिजिन होगा। ओरिएंटेशन ओरिजिन के बेस में कहां से शुरू होता है, हमने बात कर रहा था ना, हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से नीचे आता है, यस सर। और या तो पेनिसुलर रीजन से आए, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस में आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, हिमालयन ओरिजिन या पेनिसुलर ओरिजिन। ओरिएंटेशन के बेसिस में जहां वो जाकर गिरता है वो, या उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? बाकी सब लोग, गगनदीप तो चले गया होगा, आदर्श, दीपक, इंद्रनील, यशिका नहीं, ठीक है फाइन, ध्रुव है, ओके फाइन। अब हम दोनों रिवर को क्लासिफाई करते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रिवर्स को और पेनिसुलर ओरिजिन के रिवर्स को हम दोनों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेजर मोटो है। आदर्श कुछ कह रहा है भाई? जो पेनिसुलर प्लेट्यू बताया था, प्लेट्यूज पढ़ाए थे, उसके ऊपर से भी तो रिवर्स आ सकती हैं, वैलीज से आ सकती हैं। यस सर। ठीक है, इसने पिछला मैप वर्क किया ही नहीं है, अब उसको ओके उसको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो हिमालयन रिवर्स है भाई, इसका जो कैरेक्टर है वो इंटरनेशनल कैरेक्टर है। अब इस इंटरनेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं या अमेरिकन स्टाइल फॉलो करते हैं? इंटरनेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? इंटरनेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बता दो भाई। हिमालयन रिवर्स सब जगह लगभग इसी शेप में नहीं, सब जगह लगभग इसी शेप में नहीं, खाली हिमालयन रिवर्स इंडिया में ही नहीं फॉलो होता, हिमालयन रिवर्स और कंट्रीज में भी जाता है, ठीक है। बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, एक्सटेंसिव कैचमेंट एरिया को कवर करता है, मतलब खाली इंडिया में ही नहीं रहता, इंटरनेशनली और कंट्रीज में भी हिमालयन रिवर्स जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ना आपको टैबुलर फॉर्म में लिखवा देता हूँ, तो आप समझा देता हूँ, तो जिससे आपको ना समझ में आ जाएगा। इसको एक मिनट, हम ना इसको इस तरीके से करते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। एक तरफ हम हिमालयन रिवर्स को देखते हैं, एक तरफ आप देखते हैं पेनिसुलर, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो सर, थोड़ा पॉइंट शॉर्ट कर लो, ऐसे ना क्लियर नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हो। अब ठीक है? यस सर, परफेक्ट ना। हिमालयन पेनिनसुला,
ठीक है। अब हिमालयन रिवर्स का इंटरनेशनल कैरेक्टर होता है, दैट मीन्स इट कवर्स अ लार्ज एरिया एट इंटरनेशनल लेवल, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी विदेशों में भी ये रिवर्स का प्रभाव होता है, ठीक है। ऑब्वियसली पेनिनसुलर रिवर का नेशनल कैरेक्टर होता है, इसका जो इन्फ्लुएंस है ज्यादातर इंडिया में होगा, नेशनल कैरेक्टर रिवर है, मतलब इट मोस्टली कवर्स इंडिया, इट मोस्टली कवर्स इंडिया। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, ये हिमालयन रिवर्स जो है पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? पेरिनियल, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल रिवर्स? कौन बताएगा? पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? बताओ। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, इसका मतलब क्या होता है? भाई कोई माइक्रोफोन ऑन कर लो यार। सर जो लंबे टाइम से मतलब जिसमें कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर पानी होता है, थ्रू आउट द ईयर। वेरी गुड इंद्रनील, थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहेगा। और तो पेनिनसुलर रिवर्स किस टाइप के रिवर्स होंगे? अगर ये पेरिनियल है और हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो ये किस टाइप के रिवर्स होंगे? अगर ये पेरिनियल है तो ये किस टाइप के रिवर्स? सीजनल सर। वेरी गुड, ये सीजनल रिवर्स होंगे, पर्टिकुलर सीजन में इसमें पानी रहेगा। अच्छा जुनैद एक बात बताओ यार, ये पेरिनियल रिवर्स है, इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, तो इसके क्या क्या पोटेंशियल हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सोच समझ के बताना। अगर इसमें सर, पूरे, हाँ इरिगेशन में फायदा हो सकता है वेरी गुड, इरिगेशन में फायदा हो सकता है। और सर, इसके आसपास सिविलाइजेशन ज्यादा होंगी, सिविलाइजेशन River ज्यादा bed होगी, वेरी गुड। और टूरिज्म भी टूरिज्म हो सकता है। देखो इन्होंने, इंद्रनील ने लिखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और पेरिनियल रिवर्स है और इंटरनेशनल कैरेक्टर है, मतलब और देशों में फ्लो करता है, पूरे साल भर पानी है, तो और क्या कर सकता है? ट्रेड में हेल्प कर सकता है, यस सर। इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये रिवर हर देश ऑलमोस्ट हर जगह फ्लो करता है, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर सकता है। तो लिख लो, पहले तो ये पॉइंट लिख लो, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, so it has high potential for, so it has high potential for hydroelectric projects, irrigation, and it can also be used for international trade. अच्छा अब मैं एक और चीज बताता हूँ, पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल रिवर्स है, ऑलमोस्ट सारे पेनिनसुलर रिवर्स दोस्तों सीजनल रिवर्स है, बट एक पेनिनसुलर रिवर ऐसा है जो कि सीजनल नहीं है, जो पेरिनियल है, बताओ कौन सा? एक पेनिनसुलर रिवर ऐसा है जो कि सीजनल नहीं है, पेरिनियल है, वो कौन सा रिवर है? एक्सेप्शन है, कोई बता पाएगा? ट्राई कर लो। नर्मदा नहीं, गलत। गंगा भी नहीं, तापी भी नहीं, नो आइडिया। कावेरी, कावेरी एक ऐसा पेनिनसुलर रिवर है जो कि सीजनल नहीं है, पेरिनियल है। कावेरी में पूरे साल भर पानी रहता है, ठीक है। तो लिख लो, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, बट कावेरी इज एन एक्सेप्शन, कावेरी इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु एरिया में विंटर रेनफॉल होता है, ठीक है,
विंटर रेनफॉल होता है तो कावेरी में हर वक्त पानी रहता है, ठीक है। अब आगे बताता हूं, ठीक है। सिंस हिमालयन रिवर्स का जो इंटरनेशनल कैरेक्टर है, हिमालयन रिवर्स का इंटरनेशनल कैरेक्टर है, तो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ज्यादा एरिया को कवर करेगा। यस, सो लिखो हिमालयन Yes, रिवर्स sir. हैव लार्ज कैचमेंट एरिया, हिमालयन रिवर्स हैव लार्ज कैचमेंट एरिया, ठीक है, लार्ज कैचमेंट एरिया। पेनिनसुलर रिवर्स का कैचमेंट एरिया होगा, कम होगा ना। मैं ना आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेनिनसुलर रिवर का कैचमेंट एरिया कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर से कम होगा, ये भी लिख लो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, रुको। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, डेल्टा कौन बताएगा? जुनैद अनम्यूट करके बताएगा डेल्टा क्या होता है। सर जहाँ पे रिवर जो होती है वो समुद्र में मिल रही होती है, वो वाला एरिया। हाँ, एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी से मिल रही होती है, वो जो एरिया, ठीक है, एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी से मिल रही होती है, वो जो एरिया होता है उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, राइट। आपने ठीक बोला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हिमालयन रिवर्स का जो डेल्टा है, हिमालयन रिवर्स जो डेल्टा फॉर्म करती है बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म करती है, हिमालयन रिवर्स फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा, बहुत बड़े बड़े डेल्टास फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स का इंटरनेशनल कैरेक्टर है। इंद्रनील क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है, कुछ कह रहे हो आप? नो नो, हिमालयन रिवर्स एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती है, बट सारे हिमालयन रिवर्स, बट अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स की बात करो, कुछ ही पेनिनसुलर रिवर्स एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करते हैं। कौन कौन से ऐसे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि डेल्टा फॉर्म करती है, और इनके जो डेल्टा का साइज है वो भी छोटा ही होता है, स्मॉल साइज ऑफ डेल्टा होता है। बताओ ऐसा कौन कौन से रिवर्स है जो डेल्टा फॉर्म करती है? जो बता देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। कृष्णा कावेरी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो पहले तो आप ये लिख लो, हिमालयन रिवर्स फॉर्म्स एक्सटेंसिव डेल्टा, और लिखो ओनली फ्यू पेनिनसुलर रिवर्स के नीचे लिखो ओनली फ्यू पेनिनसुलर रिवर्स फॉर्म डेल्टा, फॉर्म डेल्टा, even the size of delta, even the size of delta is much smaller compared to Himalayan rivers, ठीक है। अब रिवर्स लाइक कृष्णा कावेरी, रिवर्स लाइक कृष्णा कावेरी एंड एक और नदी है जो डेल्टा फॉर्म करती है, वो कौन सी है बताओ? रिवर्स लाइक कृष्णा कावेरी और एक और है, बताएं कौन सी नदी है जो डेल्टा फॉर्म करती है? कृष्णा कावेरी और गोदावरी नहीं, कृष्णा कावेरी और एक और है, गंगा भी नहीं है, माही भी नहीं है। लिखो रिवर्स लाइक कृष्णा कावेरी एंड महानदी फॉर्म डेल्टा, कृष्णा कावेरी एंड महानदी फॉर्म डेल्टा। अब यार हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स
कोई बात नहीं दीपक। एंटीसीडेंस क्या मतलब होता है? सर मतलब जो अपना ओरिजिनल ट्रैक ना छोड़े। जरूरी नहीं होता। एंटीसीडेंस का मतलब क्या होता है कि रिवर फ्लो हुआ, देयर कैन बी अ ब्रेक, देन इट फ्लोज अगेन, ठीक है। और इससे एक और तरीके से आपको मैं बताता हूं कि जो कि हिमालयन के ओरिजिन से पहले ही, हिमालयन के अपलिफ्ट होने से पहले ही ये रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। हिमालयन के होने से पहले, हिमालयन के ओरिजिन से पहले ये रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? ये एंटीसीडेंस रिवर्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। और जो पेनिसुलर रिवर्स है ये कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है, एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है। सो लिख लो, हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंस रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स आर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। there is a break and there is no break in between. Clear? अच्छा, ये इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब यार देखो, ये मेरा नॉर्थन इंडियन प्लेन है, ये मेरा इंडिया है, ये मेरा नॉर्थन इंडियन प्लेन है। ऑब्वियसली हिमालय से ऐसे ऐसे पानी गिरा, हिमालय से ऐसे ऐसे पानी गिरा, तो ऑब्वियसली ये प्लेन से थ्रू ट्रैवल करेगा। क्या हिमालयन रिवर्स का जो, ऑब्वियसली मैंने मैं एक ट्रैक बना के आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके ऊपर से पानी गिर रहा है, सपोज ये ट्रैक ऐसे मुड़ा, तो आप मानते हो कि ये पानी जो ऐसे आ रहा है और इसमें ही जाएगा, जो प्लेन जैसा होगा वैसे ही तो पानी जाएगा, वैसे ही तो पानी जाएगा ऑब्वियसली। तो हिमालयन रिवर्स मियांड्रिंग रिवर्स है। मियांड्रिंग का मतलब फ्लोइंग इन द पाथ ऑफ नॉर्थन इंडियन प्लेन। जैसे जैसे वो फ्लो होता है वैसे वैसे नॉर्थन इंडियन प्लेन जिस तरीके से उसका ओरिएंटेशन है या डायमेंशन है, उसी तरीके से ये रिवर का पाथ भी होगा, ठीक है। सो दे फॉलो मियांड्रिंग पाथ फ्लोइंग इन नॉर्थन इंडियन प्लेन, ठीक है। और पेनिसुलर रिवर्स ज्यादातर स्ट्रेट पाथ में फ्लो करते हैं, पेनिसुलर रिवर्स ज्यादातर स्ट्रेट पाथ में फ्लो करते हैं। तो हिमालयन रिवर्स मियांड्रिंग रिवर्स होते हैं जो कि नॉर्थन इंडियन प्लेन के हिसाब से फ्लो करते हैं, और पेनिसुलर रिवर्स मोस्टली फ्लो इन अ स्ट्रेट पाथ। समझ में आ गया सबको? तो ये लिख लो, हिमालयन रिवर्स फॉलोज अ मियांड्रिंग पाथ और पेनिसुलर रिवर्स फॉलो अ लाइक स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म पाथ। समझ में आ गया सबको? बस इतनी सी बात थी। हम इसको ना पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ने से अच्छे इसको ऐसे पढ़ लो। ये जो चीज मैंने बताई है सब इसमें लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। भाई सबसे पहले मुझे बता दो एटमॉस्फेयर होता क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? दीपक बताएगा। भाई दीपक अनम्यूट कर ले यार। अच्छा, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होता है, तो फिर एनवायरनमेंट क्या होता है? यस सर। एटमॉस्फेयर क्या होता है दीपक? सर जो भी हमारे चारों साइड में जो भी चीजें हैं, सारी चीजें मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती हैं, चाहे वो हवा हो या फिर कोई भी थिंग हो। पक्का? जी। एटमॉस्फेयर ये होता है अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक लेयर ऑफ गैसेस सराउंड करती है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। समझ में आ गया? आया समझ में? कहाँ गया? ठीक है। सो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। बट हमारा काम क्या है, इस एटमॉस्फेयर तो हम 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं। हमें इसको डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। पहले आप एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन लिख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, an atmosphere is a layer, an atmosphere is a layer or a blanket of gases, or a blanket of gases surrounding the earth, surrounding the earth,
It is held near the surface of the earth. It is held near the surface of the earth under the influence of gravitational force. It is held near the surface of the earth under the influence of gravitational force. Without the atmosphere, there could be no life on earth. There could be no life on earth. अच्छा सुनो, अभी मैंने क्या बोला? अच्छा वो वातावरण होता है, ठीक है। अब ये मेरा अर्थ है यार, इसके चारों ओर एक गैस है, ठीक है। अब ये गैस अर्थ से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि भाई ये उड़ के जा भी सकता है, क्यों? बट इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? क्या होता है बताओ? सर इंसुलेशन। व्हाट इज इंसुलेशन? सर जो अर्थ की अपना एक एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। अर्थ की एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करना यार। वेरी करेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या करता है? सबसे पहली जो चीज, तो हार्मफुल रेस आती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेसेस आती है, उसको अर्थ पे आने से रोकता है। मानते या नहीं मानते? ठीक है, यस सर। सबसे पहले अगर ये अल्ट्रावायलेट रेसेस सीधा अर्थ पे आ जाती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती या नहीं हो पाती? बताओ। अर्थ पे कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग सोचते हैं टेम्परेचर कंट्रोल, हम लोग सोचते हैं, अच्छा ये बात बताओ कि ग्रीन हाउस गैसेस अच्छा होता है या बुरा होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 वाला हम बात करते हैं, मीथेन वाला बात करते हैं, अच्छा होता है बुरा होता है? सर एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेकार, बुरा होता है। पहले तो ये बताओ बुरा क्यों होता है? सर क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो वॉल्यूम है ना बाकी सब गैसेस की, वो ऑल्टर कर जाती है। तो जैसे जो मुझे लास्ट याद है 7th क्लास का पढ़ा हुआ, वो यूवी जो ऊपर एटमॉस्फेयर में लेयर होती है, ओजोन लेयर, वो कंटामिनेट हो रही है उसकी वजह से। तो वो फिर और आदर्श ने बिल्कुल सही कहा है, हीट को ट्रैप करती है अर्थ में, ज्यादा हीट को ट्रैप करती है। आदर्श माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहा, अभी पूछता मैं। आदर्श ने बिल्कुल सही कहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पहले बचपन से बताया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर हार्मफुल। अब एक सिनेरियो सोचो कि अगर अर्थ के ऊपर बिल्कुल भी हीट ट्रैप्ड ना हो तो यार अर्थ तो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसेस प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स भी है जो ग्रीन हाउस गैसेस को यूज करते हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के फायदे भी है, नुकसान भी है। हमें बस ये सिखाया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से नुकसान है। ग्रीन हाउस गैसेस का ये फायदा है कि वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर वो नहीं हुआ तो अर्थ एक कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। हाँ, और जैसे देखो, अगर कुछ रीजन, जिसने इंद्रनील ने बिल्कुल सही कोट किया, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो कुछ रीजन में क्या होता है, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की कमी होती है वहां पे क्या होता है कि वहां पे आइस ज्यादा होता है, स्नो फॉलिंग ज्यादा होती है। तो वहां के टेम्परेचर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या ह्यूमन लाइफ इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो इन चीजों के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। समझ में आया? तो ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का, हाँ ठीक है दीपक, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं। हम इनको देखते हैं कि भाई कौन कौन से लेयर्स होते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट?
इट इज ट्रोपोस्फियर. लोअरमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट? ट्रोपोस्फियर. ठीक है, सबसे नीचे वाला लेयर. ठीक है, अब हम यहां देखते हैं इसमें कि क्या वाकई में ये सच लिखा है गलत लिखा है. दिख रहा है किसी को ट्रोपोस्फियर? दिख रहा है? ये रहा, मैंने यहां से शुरू किया है. ठीक है, तो मेरा सबसे पहला लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. ठीक है, हम यहां से शुरू करके इस ओरिएंटेशन में ऊपर जाएंगे तो हमें यहां तक जाकर सारे लेयर्स के बारे में अंदाजा हो जाएगा. ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. ठीक है, अगर ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है. ठीक है, सारी पूरी ज्योग्राफी डायग्राम से ही करना भाई, रटना मत. अगर ये मेरा अर्थ है, ये मेरे अर्थ में इक्वेटर है. क्या है? इक्वेटर है. ठीक है, इक्वेटर, ये तो सब जानते हो. यस. ये मेरा पोल है. ये कौन सा पोल है? ऊपर वाला, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. ठीक है, इक्वेटर से ट्रोपोस्फियर की हाइट, अगर मेरा ट्रोपोस्फियर ये है, ये मेरा ट्रोपोस्फियर है, इक्वेटर से ट्रोपोस्फियर की हाइट अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर ऊपर है और पोल से 8 किलोमीटर ऊपर है. इट इज एन अप्रोक्सीमेट हाइट. सो हाइट इज 18 किलोमीटर ऊपर है इक्वेटर से और पोल से 8 किलोमीटर ऊपर है. समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अब यार ये पेन ना थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, अब ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा पोल है भाई, ये मेरा पोल है. ठीक है, ये पोल है, ये मेरा ट्रोपोस्फियर है. अब ध्यान से सुन लेना, मैं क्लास के बाद पूछूंगा ना. ट्रोपोस्फियर है. ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पोल से ऊपर की तरफ जा रहा हूं ट्रोपोस्फियर की तरफ, तो हाइट के इंक्रीज होगा. मानते हो? जितना मैं ऊपर जा रहा हूं हाइट इंक्रीज होगा, हाइट यस. इंक्रीज होगा. और टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज. टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो हाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं. अगर दोनों चीज बढ़ रही होती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, बट एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, एक और चीज, अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मैंने बोला ना 18 किलोमीटर है, हर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है. कितना टेम्परेचर गिरता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है पर किलोमीटर. तो इसको क्या कहते हैं? इस टेम्परेचर को गिरने को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट. 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर गिरता है, तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट. क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हो? दोबारा समझो. यस सर. क्लियर. बाकी लोगों को क्या होगा? इनको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अविरल, दीपक, गगनदीप, इंद्रनील, यशिका, क्लियर है जुनैद, सर, क्लियर. क्लियर है? अबे तो बोलो यार, तभी तो पता चलेगा. ठीक है, अब दोबारा करते हैं. ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं? इक्वेटर. इक्वेटर. यशिका तो इसके घर पे जो सब्जी वाले भैया इससे परेशान है. इक्वेटर, ये पोल्स, ये पोल्स. ठीक है, पोल्स. अब ये मेरा ट्रोपोस्फियर है, ये मेरा ट्रोपोस्फियर है. ट्रोपोस्फियर का अपरमोस्ट लेवल, अपरमोस्ट लेयर क्या होता है? अपरमोस्ट लेयर क्या होता है? सबसे ऊपर वाला, इसको कहते हैं ट्रोपोपोस. ठीक है, यहाँ के लिखा होगा, देख लो, ये लिखा. अपरमोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपोस.
ठीक है। अब ट्रोपोपोज को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ट्रोपोपोज, या इसका अगला लेयर, इसके बाद कौन सा लेयर आता है, स्ट्रेटोस्फियर। क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। तो आप ये बोल सकते हो भाई, ये जो ट्रोपोपोज है ये एक डिवीजन क्रिएट करता है, ये एक ट्रोपोपोज है, ये डिवीजन क्रिएट करता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। मानते हैं या नहीं मानते? अगर ये ट्रोपोपोज है, ये अगला स्ट्रेटोस्फियर है और इसके नीचे ट्रोपोस्फियर है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर के और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करता है ट्रोपोपोज। जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको मिटाओ। ठीक है, देखो यही लिखा है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ट्रोपोपोज विच इज द बॉर्डर बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। अब जैसे जैसे अब इक्वेटर के पास इसका टेम्परेचर देखो, ट्रोपोपोज का इक्वेटर के पास टेम्परेचर देखो तो लगभग -70 डिग्री सेल्सियस आता है। ये आपको एग्जैक्टली पूछा नहीं जाएगा। और पोल्स के पास, पोल से आप देखो तो इसका टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस आता है। ऑब्वियसली पोल्स के पास ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा होगा। ठीक है, -48 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब सर ऐसा क्यों? ऑब्वियसली सर पोल्स पे तो ज्यादा ठंड नहीं होती। क्या -48 डिग्री कम ठंडा होगा, -70 डिग्री ज्यादा ठंडा होगा, है ये ना? ज्यादा ठंडा होगा, ये कम ठंडा होगा। ठीक है, तो फिर पोल्स पे तो ज्यादा ठंड नहीं होती, तो फिर वहां पे कम कैसे होता है जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ठंड कम बढ़ेगा ना। जितना हाइट टेम्परेचर? ऊपर जाएगा, या हाइट मैं मेजर कर रहा हूँ ना, मैं यहां से मेजर कर रहा हूँ। ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। यहां से मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहां से इस केस में मेजर किया और दूसरे में मैं यहां से पोल से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर गिरा है और ये कम टेम्परेचर गिरा है। समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक है। यस ठीक है, अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक मैटर में करूं, दीपक कुछ बोल रहा है भाई? अरे ये रहता तो टोटल 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर से शुरू होता है, 18 किलोमीटर से शुरू होता है लगभग। कहाँ गया? हाइट इज 18 किलोमीटर नियर टू इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर नियर टू पोल्स सर। क्या कह रहा है भाई? सर ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, हाइट इज 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। यार ये पोल है, एक मिनट रुको, ये पोल है भाई, ये इक्वेटर है। मैंने ये कहा कि ट्रोपोस्फियर पूरा 18 किलोमीटर है। मैंने कहा बोला ये? मैं कह रहा हूँ जब यहाँ से शुरू करेंगे लगभग 18 किलोमीटर के बाद ये ट्रोपोपोज आता है और यहाँ से इसका हाइट तो उससे 8 पहले क्या किलोमीटर होता है। उसके बीच में नॉर्मल लेयर्स होती है, गैसेस होती है। ठीक है, और ये यहाँ से, ये कुछ पॉपअप हो रहा है स्क्रीन, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर से आता है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है, ये एक लगभग हाइट है। ऐसे थोड़ी ना कि एग्जैक्ट तुम वही बोल रहे हो कि 18 किलोमीटर में अचानक ट्रोपोस्फियर शुरू हो गया। ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक तुम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो भाई, पोल से ट्रैवल कर रहे हो और अचानक ट्रोपोस्फियर शुरू हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सटेंड करता है। ठीक है, मैंने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं करा कि ट्रोपोस्फियर पूरा 18 किलोमीटर का होता है। जब भी तो पूछ रहा हूँ सर, नहीं किया आपने। हाँ, तो ये भी नहीं बताया था ना सर बीच में ये और गैसेस होती हैं। हाँ, वो अभी मैं इस पर्टिकुलर लेयर की बात कर रहा हूँ ना। जी ठीक है, अब समझ में आ गया कि 18 किलोमीटर है इक्वेटर से एंड 8 किलोमीटर है पोल से। ओके सर। ठीक है, इसको और तरीके से समझ ले यार। अगर तू इसको 18 किलोमीटर ही मानना चाहता है तो उस तरीके से समझ ले, मैं उस तरीके से बता दूं। अगर सपोज ट्रोपोस्फियर यहाँ से 18 किलोमीटर का एक लेयर है, 18 किलोमीटर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। ठीक है, अगर तेरे को उस तरीके से समझना है तो यहाँ पे तेरा इक्वेटर आ गया। ठीक है, ओके बॉस, यहाँ से मेजर कर ले यार। यहाँ पे पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ से यहाँ पे 8 किलोमीटर आ गया। क्लियर? उल्टा समझ ले,
मतलब ये तूने कांस्टेंट रख लिया कि ये ट्रोपोस्फियर है जहां से शुरू होता है और यहाँ पे और नॉर्मल गैसेस है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि 18 किलोमीटर से ही शुरू होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इट इज गैसेस इट कैन फ्लो, ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि हाँ 18 किलोमीटर तक होता है, 18 किलोमीटर तक शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके सर। अब इसमें जो अर्थ के जो भी पार्टिकल्स है, अगर एटमॉस्फेयर में मैं पार्टिकल्स बोलूं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैटर ट्रोपोस्फियर में होता है, 75%, ठीक है। 75% एटमॉस्फेरिक मैटर ट्रोपोस्फियर में होता है, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और थर्मोस्फियर में बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैटर लाइज इन ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे, ऐसी नॉर्मल है, अभी यूज करूंगा आगे थोड़े, आज की क्लास में कल की क्लास में यूज करूंगा, पूछूं एक चीज अभी पूछ लेता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ना इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ना सन है, ये सन है, यहाँ से सनलाइट गिरती है, ऑब्वियसली गिरेगी, ठीक है। इक्वेटर, टेम्परेचर इधर कम क्यों होता है? टेम्परेचर इधर कम क्यों होता है? ऐसे ही बता दो जितना भी समझ में आया, क्योंकि अभी इन्होंने बोला ना इसलिए मैंने यूज किया। बताओ। सर सनलाइट क्योंकि सर वो सन के डायरेक्ट मतलब सिमेट्री में नहीं है ना, वो थोड़ा ऊपर है तो सन की लाइट कम जाती होगी ये इसलिए। वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकली पड़ता है और ये थोड़ा स्लैंटेड पड़ता है ना, स्लैंटेड यस पड़ता है, सर। यही होता है ना, ठीक है। Yes. ये चीज याद रखना, अभी थोड़ी देर में मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। अभी इन्होंने बोला ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर का हम देखते हैं, नेक्स्ट लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर, मैं आपको इस फिगर में भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिगर याद रहेगा तो आपको आ जाएगा। देखो भाई, यहां से हमने शुरू किया था ट्रोपोस्फियर, फिर मेरा आया ट्रोपोपोस, उसके बाद आता है मेरा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर हाइट पे होता है सी लेवल से, समुद्री तट से हाइट इसकी 50 किलोमीटर है, सी लेवल से 50 किलोमीटर हाइट होता है और अप्रोक्सीमेट हाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क्ड भी होगा, इट इज 50 किलोमीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, यहाँ पे ओके। इसका हाइट 50 किलोमीटर है सी लेवल से। इसमें आपका क्वेश्चन आपको जो फंसाएगा वो ये फंसाएगा कि किस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, किस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर की खासियत ये है, यहां पर जितना ज्यादा हाइट बढ़ रहा है, जितना ज्यादा हाइट बढ़ रहा है उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसका रीजन है ये है कि इस लेयर में बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं, इस लेयर में बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जितना ज्यादा Yes, sir. हाइट ऊपर जा रही है उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसमें सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और देखो अभी हमने जितना भी पढ़ा, इसके बाद एक लेयर आता है स्ट्रेटोस्फियर का, जो अपरमोस्ट लेयर होता है उसका नाम होता है स्ट्रेटोपोस, स्ट्रेटोपोस, और वहां पे टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर है लगभग, स्ट्रेटोपॉस में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पेपर में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेटोपॉस का टेम्परेचर कितना होता है, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये स्ट्रेटोस्फीयर का और मीसोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीसोस्फीयर। एक बार हम इसको देख लेते हैं, अभी शुरू से जितने भी लेयर हमने कवर करें। कोई अनम्यूट करना, कोई भी अनम्यूट करना। यस सर। जुनैद, एक एक 2 लेयर हमने पढ़ लिए हैं,
उसको मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला लेयर था, कौन सा था? ट्रोपोस्फियर। क्या था? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशन क्या थे? 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर, 8 किलोमीटर ऑन द नॉर्थ पोल्स। हाँ 8 इक्वेटर एंड पोल से 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल्स, ठीक है, यही था। ओके फाइन। इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ विथ हाइट। कितने कितने पॉइंट्स पे डिक्रीज हुआ? 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको मैंने क्या कहा? नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। इसके बाद मेरा एक लेयर जो आया उसका नाम क्या था? इसके बाद वाला लेयर, ये वाला लेयर, इसके बीच में एंड में ट्रोपोपोल्स। स्ट्रोपोपोस, वेरी गुड। उसके बाद इसके ऊपर ट्रोपोपोस के ऊपर कौन सा लेयर आया? स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद आया स्ट्रैटोस्फियर। जो नेक्स्ट लेयर था वो था मेरा स्ट्रैटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रैटोस्फियर की खासियत क्या थी? 50 किलोमीटर था सी लेवल, किलोमीटर हाइट। सी लेवल से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इसमें क्या था? टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज होते ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। इस लेयर में क्या एब्जॉर्ब होता है? यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब, यूवी रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद इसका जो टॉप मोस्ट लेयर था वो क्या था? ये वाला स्ट्रैटोपॉस। स्ट्रैटोपॉस एक लेयर था, ये स्ट्रैटोपॉस मान लो। और स्ट्रैटोपॉस के का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। और स्ट्रैटोपॉस के बाद क्या आता है? मीसोस्फीयर। सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? जो कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? नहीं, सी लेवल से होता है आदर्श। जहां जहां मैंने स्पेसिफाई करा है वहां पे मैंने लिख लिया, ठीक है। सी लेवल से मेजर होता है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर की हाइट लगभग 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल है, सी लेवल से 90 किलोमीटर है। अब टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाए, हाइट आपका बढ़े, हाइट इंक्रीज हो, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़े तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर से मतलब ट्रोपोस्फियर में सेम होता था, स्ट्रैटोस्फियर में रिवर्स होता था, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम होता है, जैसे जैसे हाइट ऊपर जाए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ये क्लाउड्स क्या होते हैं भाई? ये वो क्लाउड्स होते हैं जो रात को शाइन करते हैं, ठीक है, रात को शाइन करते हैं। कौन से क्लाउड्स पाए जाते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट। ट्रोपोस्फियर की हाइट एग्जैक्टली सी लेवल से तो मुझे नहीं पता, ऐड करना पड़ेगा। हाइट फ्रॉम द इक्वेटर तक ऐड कर ले, एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि लिखा भी नहीं है, ठीक है। नॉक्टिल्यूसेंस क्लाउड्स होते हैं। नॉक्टिल्यूसेंस क्लाउड्स ये होते हैं जो कि शाइन करती है रात को। नॉक्टिल्यूसेंस क्लाउड ये होते हैं जो कि शाइन करती है रात को, ठीक है, ओके। और इसके बाद मीजोस्फीयर के बाद आता है मीजोपॉज, जहां पे टेम्परेचर होता है -80 टू -85 डिग्री सेल्सियस। मीजोपॉज में टेम्परेचर कितना होता है? -80 टू -85 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? ठीक है। कितने लेयर्स होगी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर। और ऑब्वियसली मीजोस्फियर के बाद क्या आएगा? मीजोपॉज, ठीक है। अब यशिका जरा अनम्यूट करना, यशिका जरा अनम्यूट करना। यस सर। यशिका, ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? सर इंक्रीज होता है, नहीं डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। स्ट्रैटोस्फियर में? स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है।
मीजोस्फीयर में उसमें डिक्रीज होता है। पक्का? पक्का। ओके, स्ट्रेटोपॉज का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 0। देख के बता रहे हो ना? हाँ सर, ये तो लिखा था ना। अच्छा ठीक है, अब क्या फायदा जब देख के बता रहे हो कॉपी से, ठीक है। नहीं सर, 0 वाला ही बताया। अच्छा ठीक बाकी है, तो मेरे को याद थे, वो इंक्रीज वाला नहीं लिखा था। अच्छा फाइन फाइन। थर्मोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर क्या है? यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। इस जो थर्मोस्फियर है 2500 किलोमीटर तक 25,000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। 25,000 तक किलोमीटर तक इसकी हाइट एक्सटेंड होती है, ठीक है। यहाँ पर सन के हीट वेव्स या सोलर विंड्स ब्लो करते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? टेम्परेचर बढ़ती है हाइट के इंक्रीज के साथ, वेरी करेक्ट, ठीक है। 25,000 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। कितनी है? 25,000 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। तो इतने ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सोलर, हाँ, सी लेवल से 25,000 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर सोलर विंड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइटनिंग होती है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है। अब ये जो थर्मोस्फियर है इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं। थर्मोस्फियर को अब दो हिस्से में बांट लीजिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आयनोस्फियर, जिसकी हाइट ओनली 450 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और दूसरा है एक्सोस्फियर, ठीक है, ओके, ठीक है। आयनोस्फियर में क्या क्या होते हैं? कॉस्मिक रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, ये सब इस लेयर में ट्रैप्ड होते हैं। कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारे इसमें ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ऑब्वियसली यार कोई भी चीज चार्ज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आयनोस्फीयर की बात कर रहा हूं, आयंस होते हैं, और आयंस होते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस लेयर में प्रोड्यूस होता है? वो आयनोस्फीयर में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इस लेयर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वो इसी लेयर की वजह से होता है, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये लेयर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? थर्मोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर, ठीक है। और मतलब टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स नहीं लगते, जो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स जाते हैं वो इसी लेयर के थ्रू सेंड किए जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्फियर को दो हिस्से में मैंने डिवाइड करा, आयनोस्फियर नहीं, सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट इसी लेयर में रहती है, हाँ बिल्कुल इसी लेयर में रहती है, ठीक है। आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस हाइट पे नहीं उठती यार दीपक, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर जहाँ चार्ज पार्टिकल्स है, आयंस है, वहां से प्लेन उड़ेंगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और प्लेन, हाँ सर मैं इसकी नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ किसकी? कहाँ फिर इसके नीचे वाली स्ट्रेटोस्फियर तक जाती है। तू ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे लगा कि इसकी पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, ओके। अब अगला लेयर है एक्सोस्फियर, आउटर पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर। यहाँ पे हाईली रेरिफाइड गैसेस होते हैं,
हाईली रेरिफाइड गैसेस होते हैं। रेरिफाइड गैसेस का मतलब है रेयर गैसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गैसेस ऐसी भी है जो कि साइंटिस्ट डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, ठीक है, और इवेंचुअली ये जो जाकर स्पेस के साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, और सैटेलाइट इसी लेयर को क्रॉस करते हुए स्पेस में जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स इसी लेयर को क्रॉस करते हुए, एक्सोस्फीयर को क्रॉस करते हुए स्पेस में जाते हैं। कुछ सैटेलाइट्स इस लेयर में भी इम्प्लांटेड होती है। समझ में आया कितनी लेयर्स है? अब हम यहाँ आते हैं, कहाँ है हमारी पिक्चर, ठीक है। हमने ट्रोपोस्फियर से शुरू करा, फिर आया ट्रोपोपोस, ट्रोपोपोस के बाद आया मेरा स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर के पास आया ट्रोपोपोस, स्ट्रैटोपोस, उसके बाद मीजोस्फियर, मीजोफोस। इसमें मैंने फिर थर्मोस्फियर को दो हिस्से में डिवाइड करा, जहां पर 450 किलोमीटर तक एक था, और फिर 25,000 किलोमीटर, और 25,000 किलोमीटर के बाद आपका स्पेस। आगे समझ में? किसी को कोई डाउट है डाउट? क्लियर सर, क्लियर। जुनैद, आप लोगों में से किसी ने वो चंद्रयान वाला लेक्चर देखा है? पढ़ा है सर मेरे पास, देखना है थोड़ा सा। वो देखोगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। वो समझ ले, इधर आता है भाई, स्ट्रैटोस्फीयर के पास। आदर्श, वो देखना, एक दो लेक्चर्स है, स्पेशल लेक्चर्स किए थे एक, उसमें ये सारी चीजों को, मतलब बहुत सारे ग्राफिक्स है उसमें, स्पेशल लेक्चर्स किया था इसमें और इन दोनों में। ठीक है, इसमें तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या है कैसे है, और नीचे वाले में भी पूरा डिटेल है, 1.5 आवर डिस्कस किया था। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप कोई अनम्यूट कर लो, दीपक अनम्यूट कर लो, दीपक अनम्यूट कर लो। यस सर। बता भाई, कौन कौन सी लेयर्स पढ़ाई थी? सर ट्रोपोस्फियर, खासियत बताओ, स्ट्रेटोस्फियर। खासियत बताओ। नाम बता दूं पहले? हाँ पहले बताओ, चल। मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है। पीछे से कोई बता रहा है क्या? थर्मोस्फियर के सब पार्ट। नहीं सर, मैंने तो लिखा भी नहीं कुछ भी। अच्छा, बहुत अच्छा किया नहीं लिखा तो। फिर उसके हाँ बता। तो उसके दो पार्ट है सर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब बता स्टार्टिंग से। सर स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो हमारा अबे इक्वेटर से ट्रोपोस्फियर होता 18 है, किलोमीटर अब होता है। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। सॉरी सर, ट्रोपोस्फियर जो होता है वो 18 किलोमीटर अब होता है सर इक्वेटर से, और 8 किलोमीटर अब होता है हमारे पोल से। सही बात। आगे आगे सर इसमें जो टेम्परेचर होता है हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता है। वेरी गुड। और सर इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है पर 10 किलोमीटर पे। तो उसको क्या कहते हैं? सर लैप रेट शायद, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, और सर और आप पूछ लीजिए उसके जो बाद आपने बताया है। उसके बाद कौन सा लेयर आता है? उसके बाद सर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में क्या आता है? सर ट्रोपोपोज। वेरी गुड। और बता। सर स्ट्रेटोस्फियर जो होता है उसमें वो हमारा सी लेवल से 50 किलोमीटर वो होता है। सही बात। आगे। इसमें हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इसमें हमारी अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, वेरी गुड। और इसका जो स्ट्रेटोपोज जो होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। स्ट्रैटोपोज, हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड। और सर इसके बाद होता है आपका मीजोस्फीयर। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई? मीजोस्फीयर हमारा, मीजोस्फीयर कितना होता है सर? 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर होता है हमारा सी लेवल से। ठीक है। इसमें हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ में। ठीक है, और इसमें हमारे सर वो क्लाउड, कौन से क्लाउड बताए थे सर आपने, वो मिलते हैं जो रात में चमकते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स।
हाँ जी सर, मेरे से और तो बोला भी नहीं जा रहा अभी भी। कोई बात नहीं, पेपर में टिक करना होता है, बोलना नहीं होता। और सर इसके बाद फिर हमारा होता है थर्मोस्फेयर। हम्म। ये हमारा 25,000 अब होता है सी लेवल से। हम्म। इसके सब पार्ट होते हैं दो। एक मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर आता है? सर हमारा आता है मीजोपॉज, जिसका 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वेरी गुड, आगे बोल, बहुत बढ़िया। सर थर्मोस्फेयर में हमारे दो पार्ट होते हैं उसके, आइनोस्फेयर और आपका एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होता है हमारा, उसमें एक्सरे और कई, गामा रे। सर मुझे, गामा रे, ठीक है, रेज होती है, ठीक है, आगे। और इसमें आयंस मिलते हैं। ठीक है, आयन से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अच्छा। इंक्रीज होता है सर, सॉरी डेवलप होता है। हाँ, और ये लेयर और किसके लिए काम आती है? सर ये लेयर हमारे टेलीकॉम, टेली जो भी कम्युनिकेशन। हम फोन वगैरह कम्युनिकेशन करते हैं उसके काम आती है सर। वेरी गुड, उसके बाद? उसके बाद क्या होता है, एक लास्ट सर लेयर? उसके बाद सर एक्सोस्फेयर। हाँ, कितने किलोमीटर तक होता है? सर वो 450 किलोमीटर था हाँ, तो इसके बाद आइनोस्फेयर। एक्सोस्फीयर, हाँ उसके बाद एक्सोस्फीयर शुरू हो जाता है, वो कितने किलोमीटर तक जाता है? ये तो सर आपने बताया नहीं, बट माइनस कर लेते हैं। अरे यार, थर्मोस्फीयर माइनस क्यों करेगा? थर्मोस्फीयर यहाँ से 450 जी किलोमीटर तक था। ठीक है, मेरा जी, मानने का मतलब है यहाँ से एक्सोस्फीयर शुरू हो जाते हैं, कितने किलोमीटर तक जाता है? 25,000। हाँ, ये तो बताया था, यही मैं पूछ रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? सर हमारे बहुत सारी ऐसी गैसेस मिलती हैं जो अभी तक रेयर गैसेस मिलती हमारे है। साइंटिस्ट को पता भी नहीं है। हाँ, रेयर गैसेस मिलती है। ठीक है, अब हम लेयर्स ऑफ जी अर्थ सर। पढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा है कि तुम्हें क्लास में ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स होती है, पहले मुझे ये बता दो, कौन कौन सी लेयर होती है, कौन बताएगा? सर क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, हम्म, और और होती है सबसे अंदर, हम्म, और मेंटल मेंटल पता नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्रस्ट, कोर और मेंटल। ठीक यस है, सर। ये होती है। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिन पहले प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझाई थी, याद है? प्लेट हाँ टेक्टोनिक्स जी थ्योरी समझाई थी, क्या आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी? सर, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो, टेक्टोनिक प्लेट्स उन्हें बोलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, जो धीरे धीरे कोलाइड करती रहती हैं एक दूसरे के साथ, हम्म। जिस वजह से वो क्रश होती हैं। उस वजह से अर्थक्वेक्स बनते हैं, वोल्केनोज बनते हैं, हम्म। माउंटेन्स बनते हैं। हम्म। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होती है, फिर हम लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, हमें ये पहले पढ़ना जरूरी है। मैंने पहले भी बताई थी, मैं एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने हिमालयस के फॉर्मेशन में बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको अर्थ के फॉर्मेशन में बताता हूँ। देखो, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, एक लेयर ऑफ अर्थ है जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है ना भाई, ये स्लैब्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? स्लैब्स। किस में डिवाइडेड है? स्लैब्स में। ठीक है, कोई अनम्यूट कर लो यार, बात कर लो, ऐसे बोर मत करो मुझे। आवाज आ रही मेरी? हेलो, रवनीत की ये पहली क्लास है मेरे ख्याल से। रवनीत, यू हैव जॉइंड, आपका सब कुछ शुरू से होगा, है ना? कोई अनम्यूट कर लो, जुनैद अनम्यूट कर ले यार, दीपक कोई भी अनम्यूट कर लो, यस सर। है ना? दीपक,
अर्थ की जो लिथोस्फीयर है ना भाई, ये स्लैब्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? स्लैब्स में। और इस स्लैब्स को क्या कहते हैं पता है? इस स्लैब्स को क्या कहते हैं पता है दीपक? नहीं सर, इंग्लिश तो वैसे ही हाथ तंग है। कोई बात नहीं, मेरा भी हाथ तंग है। इस स्लैब्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है रवनीत, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा। आपका जो पूरा एंटायर ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ दोबारा होगा। ठीक है, सो यू जस्ट एंजॉय द क्लास। ठीक है, वैसे आज आपको क्लास में बैठना नहीं था, यू जस्ट एंजॉय द क्लास। दोबारा से सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, इनका खत्म होने वाला ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में क्या होता है? एक मॉल्टन लेयर होता है। ग्रीस सुना है? ग्रीस गाड़ी वगैरह में डलता है, ग्रीस ब्रेक में। मॉल्टन लेयर, सेमी मॉल्टन लेयर, हल्का सा लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है, वो इस टेक्टोनिक प्लेट के बीच में होता है। इसको क्या कहते हैं? इस मॉल्टन लेयर को क्या कहते हैं पता है? एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। अब तेरी इंग्लिश की वोकैब भी अच्छी हो जाएगी ऐसे, है ना? जी सर। फिर मतलब तुम्हें उस दिन अंजलि मैम ने जिंगोइज्म समझाया था मेरे ख्याल से, है ना? मेरे को नहीं समझाया था सर। अच्छा, इनको समझाया शायद होगा, मैं समझा। किसी और बैच में समझाया होगा। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। अब क्या होता है भाई, ये जो मॉल्टन लेयर के ऊपर से, अब मेरे हाथ, ये मेरा एक प्लेट है, इधर देखो, ये मेरा एक प्लेट है, ये मेरा दूसरा प्लेट है। इसके बीच में कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, तो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करेगा, ऐसे करके करेगा या नहीं जी करेगा? है ना? करते करते जी इसके मूवमेंट की वजह से कभी कभी ये स्लाइड हो जाएगा, ऐसे करके होगा या नहीं होगा? है ना? यस सर। और फिर ये धीरे धीरे अर्थ के मूवमेंट के, जियोलॉजिकल मूवमेंट से पास में आएगा, ये ऐसे टकराएगा भी, ये स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा। तो इस मॉल्टन लेयर के वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में अर्थ के नीचे काफी सारी जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती है। दिस टेक्टोनिक प्लेट स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया आदर्श? यस सर। ठीक है, यही हमें पढ़ना है यहां पे। देखो, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से साइंटिस्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द साइंटिस्ट गिव्स एक्सप्लेनेशन वेरियस टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मूवमेंट्स occurs, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स लाइक earthquake occurs। उसके अलावा लैंड फॉर्म्स लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशियानिक बेसिस, माउंटेन्स, ये सारे भी बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म, ओशियानिक बेसिन, ये सारे बनते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा होता होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के हिसाब से, लिथोस्फीयर विच इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है। इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्लैब्स, जो मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम बना के। इट इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो स्लैब्स है, मैंने बताया था ना, लिथोस्फीयर अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है, उस स्लैब्स को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ड्रिफ्ट ओवर अ सेमी मॉल्टन लेयर ऑफ मेंटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये जो सेमी मॉल्टन लेयर है, एक सेमी मॉल्टन लेयर है मेंटल का। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, सेमी मॉल्टन लेयर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, इस सेमी मॉल्टन लेयर को मैंने एस्ट्रोनोस्फीयर कहां बता दिया, क्यों बता दिया? देखो, दिस टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट ओवर अ सेमी मॉल्टन लेयर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल करंट मूवमेंट। अर्थ के नीचे जो जियोलॉजिकल मूवमेंट, करंट मूवमेंट्स होते हैं, उसके वजह से ये मूव करते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, व्हाइल ड्रिफ्टिंग ओवर एस्ट्रोनोस्फीयर। इसी एस्ट्रोनोस्फीयर को कहते हैं सेमी मॉल्टन लेयर। इसी एस्ट्रोनोस्फीयर को क्या कहते हैं? सेमी मॉल्टन लेयर कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर अलोंग द मार्जिन्स। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर अलोंग द, यार ये यूपीएस देखना, यूपीएस ऑफ हो गया। ठीक है, You are now muted. You are now शोर नहीं unmuted. आना चाहिए, क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब ये जो है सेमी मॉल्टन लेयर है, सेमी मॉल्टन लेयर है, और सेमी मॉल्टन लेयर के ऊपर से ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो मार्जिन्स पे क्या होगा? ये इंटरेक्ट होगा, ऐसे करके स्लाइड करेगी, तो ये मार्जिन्स पे इंटरेक्ट करेगा। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है,
इसी के वजह से अर्थ में काफी सारे जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने कहा है भाई अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है और 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है। कितने? 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है और 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर आपको पूछे किस टाइप के क्रस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होते हैं और ओशियानिक क्रस्ट भी होते हैं, ठीक है। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रस्ट सॉलिड लेयर और कॉन्टिनेंट, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम क्रस्ट क्या होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट दोनों होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आ गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि मतलब ये है लिथोस्फीयर अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है, उस स्लैब्स का नाम टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से के ऊपर से स्लाइड करते हैं क्यों? उसके बीच में एक मॉल्टन लेयर है, उस मॉल्टन लेयर का नाम एस्थेनोस्फीयर है और ये मार्जिन पे इंटरेक्ट करते हैं। अब हमें दो चीज और पढ़नी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब भाई मैंने क्या बोला कि ये प्लेट्स मार्जिन पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब ये मार्जिन पे इंटरेक्ट करते हैं तो दो टाइप के मार्जिन होते हैं, एक होता है भाई कन्वर्जेंट मार्जिन और एक होता है डाइवर्जेंट मार्जिन। अब एक कन्वर्जेंट मार्जिन क्या होता है और एक डाइवर्जेंट मार्जिन क्या होता है, बताओ। एक में दोनों पास आएंगे, एक में दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जहां कन्वर्जेंट मार्जिन होता है उधर प्लेट टेक्टोनिक्स पास आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और डाइवर्जेंट मतलब ओशियानिक करंट के वजह से ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो होता है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ठीक है। पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, ये एक इधर आया, ये इधर आया, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली भाई पास आ रहे हैं तो कोलिशन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। कैरेक्टराइज्ड बाय कोलिशन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आप मानते हो या नहीं? आदर्श, कोलिशन होगा, ठीक है। अब सोचो यार, मेरे पास एक चीज ऐसी है जो कि बहुत हैवी है और एक चीज ऐसी है जो कि थोड़ा लाइट है, ठीक है, लाइट है। मैंने दोनों को टकरा दिया। हैवी चीज क्या करेगा? लाइट वाले को तोड़ देगा सर। लाइट वाले को तोड़ेगा, मतलब ये इतना भी लाइट नहीं है कि पूरा ही टूट जाए, ये थोड़ा इसको नीचे पुश करेगा। अगर मेरे पास से हैवी चीज ये है, ये इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ जाएगा क्योंकि वो हैवी है, और लाइट वाला थोड़ा सा मुड़ के नीचे आ जाएगा, है ना, हल्का सा मुड़ेगा और नीचे आ जाएगा, हैवी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू इंटरप्लेट कोलिशन, दोनों प्लेट के कोलिशन की वजह से हैवियर प्लेट, ठीक है, हैवियर प्लेट लाइटर प्लेट को, इधर थोड़ा बिलो वहां पे 2 बार लिखा है, ठीक है। हैवियर प्लेट क्या होता है मैं बता देता हूं, ऐसे बता देता हूं आपको। ये मेरा हैवियर प्लेट है, हैवियर प्लेट को मैंने पूरा शेड कर दिया है, ठीक है, हैवियर प्लेट को मैंने पूरा शेड कर दिया, और लाइटर प्लेट को ये थोड़ा सा इसको पुश करेगा, तो ये लाइटर प्लेट जो है, अगला जो सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका कुछ पोर्शन नीचे चल गया। अब अर्थ के ऊपर इस टाइम पे क्या होगा भाई? अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ये सारे जियोलॉजिकल मूवमेंट्स अर्थ के ऊपर होंगे। बट यहाँ पे जब लाइटर प्लेट नीचे जाएगा तो क्या होगा? इधर तो बहुत हाई टेम्परेचर है, नीचे इस लेयर के नीचे तो बहुत हाई टेम्परेचर है। इस लेयर में जाकर ये जो लाइटर प्लेट का कुछ पोर्शन क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्लेट का डिस्ट्रक्शन होगा, लाइटर प्लेट का, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। जिस जगह पे ये डिस्ट्रक्शन होता है, इस जोन को कहते हैं बेनिफिसो जोन, ठीक है। जहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, इस जोन को कहते हैं बेनिफिसो जोन। और ये जो फिनोमेना जहां पे हेवियर प्लेट लाइटर प्लेट को नीचे पुश करता है, इसको कहते हैं सबडक्शन। क्या कहते हैं? सबडक्शन।
जहां पे हेवियर प्लेट ने लाइटर प्लेट को नीचे पुश किया, उस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन, और जिस जोन में इसको नीचे पुश करते हैं उसको कहते हैं बेनिफिशियल जोन। क्लियर हो गया भाई? यस सर। ठीक है। सर एक पार्ट तो हेवियर प्लेट का भी जाएगा नीचे की साइड में। कैसे भाई? सर उसके ऊपर चढ़ेगी तो एक पार्ट तो उसके नीचे ही रहेगा ना। देख 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 मैं बताता हूँ। अभी आप जो इमेजिन कर रहे हो ना, वो आप छोटा सा पीस ऑफ प्लेट इमेजिन कर रहे हो, इस ये बहुत बड़ा इन साइज होता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये हैवी है, ये लाइट है, ये पूरा इसको थोड़ी ना नीचे दबा देगा, हल्का से ऊपर पुश करेगा तो ये हल्का सा नीचे आएगा। ये पूरा प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसका एक छोटा सा पोर्शन डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसने इसको पूरा दबा दिया, या अगर ऐसा कुछ फिनोमेना होता है ना, अर्थ के अंदर जो बिल्डिंग है, ऊपर जो बिल्डिंग है ना, सारी चीजें खत्म एक ही बार में। ठीक है। हल्का सा नीचे पुश करते हैं तो कि इसका एक पोर्शन डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है आदर्श? आदर्श ने पूछा था, दीपक ने पूछा था शायद। ठीक है दीपक? दीपक। ठीक है। बट ये सर मोल्टेन आइस का है, क्या होता है तो ये पाले का नहीं पिघलता है। मतलब? ये मोल्टेन आइस पे थी कर रहा है, तो इनमें ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नहीं समझ आया मुझे क्वेश्चन, दोबारा आराम से पूछ। ये जो प्लेट है मोल्टेन पार्ट पर ट्राई करता है ना, ड्राई मतलब तैयार हाँ। करता है, तैरता है। अरे उस लेयर से पहले तो ये चीज समझ, ये है लेयर, इसके बीच में होता है मॉल्टन लेयर। मॉल्टन का मतलब गर्म नहीं होता, सेमी लिक्विड होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि सेमी गर्म है, ये सेमी लिक्विड है। जब ये इस लेयर से भी नीचे जाता है, इस लेयर से भी नीचे जाता है जहां टेम्परेचर ज्यादा गर्म है, तब पिघलता है। ओके 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 ओके। ठीक है। अब इसके वजह से, सबडक्शन के वजह से क्या क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग। ठीक है। प्लेट नीचे जाता है, फोल्ड माउंटेन जैसे बनते हैं, मैंने बताया था, फोल्डिंग होती है। दूसरा चीज फॉल्टिंग होती है, क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं। अब इसके वजह से फोल्डिंग कैसे होती है ये भी बता देता हूं। यहां पे जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है अर्थ के ऊपर, ये इसने यहां से आके इसको मारा, इसके यहां से हाथ से मारा, सेडिमेंट्री रॉक्स ब्रेक हो गए और वहां पे फोल्ड माउंटेन्स बन गए। ठीक है। यहां से हैवी प्लेट आया, यहां से लाइट प्लेट आया, वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो इसके बीच में वो क्रश हो गए और फोल्ड माउंटेन्स बन गए। और हिमालय इसी टाइप का एक फोल्ड माउंटेन है, आप लोगों को बताया गया था, याद होगा। ठीक है। फॉल्टिंग होती है, फॉल्टिंग का मतलब अर्थ के नीचे क्रैक्स डेवलप होती है, अर्थ के नीचे क्रैक्स डेवलप हो जाती है, और इस क्रैक्स में से वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, मतलब वॉल्केनोस, ज्वालामुखी बाहर आ सकती है, एंड अर्थक्वेक्स हो सकता है। ऐसा मुझे एक चीज बताओ कि दुनिया में अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है जहां से अभी भी ज्वालामुखी निकल सकती है, एक्टिव वॉल्केनो बताओ। दुनिया का एक एक्टिव वॉल्केनो बताओ। बैरन आइलैंड नहीं, माउंट एथना इटली में है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो, माउंट एथना। ठीक है। ध्यान रखना, इट्स एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है। अब डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होता है? डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होता है भाई? अब ये जो प्लेट पास आ रही थी, ये जा रही है दूर एक दूसरे से। ठीक है। ये प्लेट जा रही है एक दूसरे से दूर। ठीक है। along this margin two tectonic plates diverge from each other। ठीक है। along this margin two tectonic plates diverge from each other। ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रैक्चरिंग होता है। ठीक है। क्रैक्स आते हैं एंड फॉल्टिंग होता है। ठीक है। क्रैक्चर्स अब भाई प्लेट ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होंगे। ठीक है। और इसमें से बेसाल्टिक लावा इरप्ट होता है, बेसाल्टिक लावा। ठीक है। बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा से कौन सा रॉक बनता है? बेसाल्टिक लावा से कौन सा रॉक बनता है? याद करो। बेसाल्टिक लावा से कौन सा रॉक बनता है? सुना बताया था मैंने। जुनैद अनम्यूट करो।
संगमरमर नंबर ब्लैक सॉइल सर। बेसाल्टिक लावा से बेसाल्टिक रॉक बनता है। बेसाल्टिक रॉक से कौन सा सॉइल बनता है? ब्लैक सॉइल बनता है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? कॉटन एंड शुगर केन के लिए फेमस है। और कॉटन एंड शुगर केन को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? टाइटेनियम, मैग्नीशियम। याद आया? यस सर, यस सर। ठीक है। बेसाल्टिक लावा इरप्ट होता है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन की तरफ से। देखो बेसाल्टिक, देखो अगर आप इमेजिन करो इस चीज को, ये दोनों एक दूसरे से दूर गए, ये यहां से इससे दूर गया, ठीक है। अब यहां से क्या निकला? यहाँ से बेसाल्टिक लावा निकला। जैसे ही वो बाहर आया, ये कूल डाउन होगा, लावा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स बन जाएंगे। उसके बाद इसमें से बेसाल्टिक रॉक बनता है, ठीक है। बेसाल्टिक रॉक बनता है और बेसाल्टिक रॉक के फिर इसमें बेसाल्टिक रॉक में काफी टाइम वेदरिंग होती है, ठीक है। वेदरिंग से ये बेसाल्टिक ब्लैक सॉइल बनता है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? कॉटन एंड शुगर केन के लिए फेमस है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? टाइटेनियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। समझ में आया सबको? ठीक है। इसके दो यस सर। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स हैं। मिड एटलांटिक, जैसे बेसाल्टिक लावा से कौन कौन से वो बने? मिड एटलांटिक रिज, ठीक है, और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। अब कन्वर्जन प्लेट मार्जिन को एक चीज याद रखना, कन्वर्जन प्लेट मार्जिन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और एक चीज नीचे जाता है और थोड़ा सा ब्रेक होता है। तो कन्वर्जन प्लेट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। बट जब डाइवर्ज हो रहा है, जब एक दूसरे से डाइवर्ज होकर दूर जा रहा है भाई, तो क्या हो रहा है? यहां से लावा निकल रहा है और लावा निकलकर कोई नई चीज फॉर्म हो रही है, सॉलिडिफाई हो रहा है, एक नई चीज फॉर्म हो रही है, रिजेस बन रहे हैं, वैलीज बन रहे हैं, पत्थर बन रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन को कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। समझ में आया क्यों कहते हैं? यहाँ पर भाई Yes. डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रही है, लावा इरप्ट हो रहा है, बेसाल्टिक लावा इरप्ट हो रहा है, उससे क्या बोलते हैं? रिजेस बन रही है, उससे रॉक्स बन रहे हैं, तो इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं, ठीक है। बट इस केस में भी हल्का फुल्का फॉल्टिंग होता है, क्रैक्स इस केस में भी डेवलप होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक हो जाता है। ये चीजें क्लियर हो फायदा गई? इसी में ज्यादा होता है। क्या कहते हैं भाई? फायदा सर इसी में ज्यादा होता है। यार इसमें फायदे नुकसान की बात ही नहीं है। जो अर्थ के नीचे जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो नेचुरल फिनोमेना है। हाँ, फायदा ऑब्वियसली इसी में ज्यादा है। बट ये भी सोचो कि ज्यादा बेसाल्टिक लावा मिल गया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो उससे भी हार्म हो सकता है, ठीक है। यस सर। अब होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। मतलब ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन एक तो दूर जाता है, एक कोलाइड करता है, ठीक है। एक क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर से ऐसे करके स्लाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हैं, जिसको कहते हैं मूव पास्ट ईच अदर इन अ लैटरल मैनर, लाइक दे मूव पास्ट ईच अदर, ऐसे करके स्लाइड करता है, ठीक है। ना इसमें कन्वर्जेंस होती है, ना इसमें डाइवर्जेंस होती है, ना इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, ना इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ नहीं होता। अगर ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन में थोड़ा बहुत फॉल्टिंग होता है, और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। वहां पर ये फॉल्ट क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन की वजह से जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, फॉल्ट हो रहा है, अर्थ के ऊपर जो चीजें फिनोमिना चेंज हो रही है, वो सैन एंड्रियास फॉल्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वहां दिखता है। समझ में आया? तो 3 टाइप के मार्जिन होते हैं: कन्वर्जन प्लेट मार्जिन, डाइवर्जन प्लेट मार्जिन एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है? हैवी प्लेट लाइटर प्लेट को नीचे दबा देती है। लाइटर प्लेट थोड़ा नीचे जब जाता है, वो एक ऐसे जोन में चले जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है। उस डिस्ट्रक्शन जोन को बेनिफिशियल जोन कहते हैं, और जो फिनोमिना होता है जिससे नीचे को पुश किया जाता है उसको सबडक्शन कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसमें से बेसाल्टिक लावा इरप्ट होता है, बेसाल्टिक लावा बाद में जाके सॉलिडिफाई होकर बेसाल्टिक रॉक बनता है, और बेसाल्टिक रॉक में जब वेदरिंग का प्रोसेस होता है, वहां से ब्लैक सॉइल इरप्ट होता है, और ब्लैक सॉइल कॉटन और टाइटेनियम के कंपाउंड की वजह से, उसमें मैग्नीशियम और टाइटेनियम के कंपाउंड के ज्यादा होने की वजह से उसमें कॉटन और शुगर केन ग्रो होता है।
और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन में एक दूसरे से लैटरल मूवमेंट होती है। समझ में आ गया सबको? यस सर। आज के लिए Yes, बस sir. करें, आज के लिए बस करें। अगली क्लास में हम लेयर्स ऑफ अर्थ करेंगे, बस खत्म ही हो जाएगा 2-3 क्लास में। ठीक है? ठीक है यस सर। ठीक है, ज्यादा वो मत डालो अपने ऊपर, जितना पढ़ा है भाई पढ़ लेना। ठीक है यस सर। तूने रिकॉर्ड करके रखा है क्या दीपक? जो भी मैं बोलूँ उसको यस के अलावा तेरे को कोई जवाब ही नहीं देना। चलो ठीक है, एनीवेज बाय, टेक केयर गाइस। बाय सर। अगली क्लास में हम लेयर्स ऑफ अर्थ करेंगे, ठीक है? लेयर्स ऑफ अर्थ करेंगे सर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर्स ऑफ अर्थ के बाद वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है? वाइट रेवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिथोस्फीयर, इग्नेस, टाइप्स ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, कहाँ से पढ़ के आते हो सर? मैं क्यों, क्या हो गया? सही नहीं पढ़ के आता? ये साइक्लोन मैं अपने तरीके से करवाऊंगा, ठीक है? हम स्लाइड से नहीं करेंगे, ठीक है? जी सर। ओके। क्यों दीपक, मेरा नॉलेज तेरे को सही नहीं लगता? सर कुछ ज़्यादा ही लगता है। कुछ ज्यादा ही लग रहा है तेरे को? कोई बात नहीं, तेरे को भी मैं अपने बस पढ़ाई कर ले यार बस। चल ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर।